हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटे छोटे क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिविजन करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, यदि आपने पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपरों को देखा हो तो क्या देखा होगा कि धीरे धीरे पैटर्न में बदलाव आता जा रहा है। बड़े क्वेश्चनों को कम किया जा रहा है और छोटे छोटे क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी डाले जा रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका नंबर ऑफ अमाउंट भी बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। और यदि आपने देखा हो, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के, 3 नंबर के, उनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चों को स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को कंप्लीट देखना, आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वह रासायनिक समीकरण जो असंतुलित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यदि आप अपने पहले चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर 5-6 स्टेप में इसको बता रखा है। इसको देखिए। और ये जो है, ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए काम में ली जाती है। इसका नाम क्या है? हीट एंड ट्रायल विधि। तीसरा क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड को लिख के आना है और इस अभिक्रिया को तो आपको याद रखना है। इसके बाद पहले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी है, कुछ फॉर्मूले भी है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र है हमारे पास, बिना बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका सूत्र क्या हो गया? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद दूसरा सूत्र है बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र हो गया CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र है हमारे पास जिप्सम का। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और इसके साथ 2 जल के अणु है। इसके बाद हरा कशिश, इसका सूत्र भी आपकी बुक में दे रखा है, FeSO4.7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट और 7 जल के अणु। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सूत्र आप सभी को याद में रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, विकृत गंधिता से पदार्थों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो दोस्तों, आपको विकृत गंधिता के बारे में तो पता ही होगा। जब कोई भी वसा और तेल जैसे पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उनकी स्वाद और गंध बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो स्वाद और गंध को बचाने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला उपाय किया जाता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयन से रोकने के लिए, यानी कि उनका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकते हैं ताकि उनका ऑक्सीकरण ना हो। दूसरा है, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उनकी थैली में कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। कौन सी गैस को दोस्तों? नाइट्रोजन को गैस को भरा जाता है ताकि वो जो पदार्थ है उसका उपचयन ना हो और पदार्थ खराब ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे चित्र भी आ जाते हैं जिनको हम देखकर छोड़ देते हैं कि ये क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो पेपर बनाने वाले हैं वो कोने कोने से चुन चुन करके ऐसे प्रश्नों को, नए नए प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम धातु और वायु में दहन का मतलब जहां भी दहन होगा वहां पर क्या आएगी? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि दहन होने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो इसका समीकरण तो क्या जाएगा? 2Mg + O2 और क्या बन जाएगा? 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
तो पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका चित्र आप सभी को दिख रहा होगा, इसके प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक में भी है चित्र, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तभी आप सभी को ये आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, जल के वैद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 1 नंबर का या फिर कभी कभी 2 नंबर का भी पूछा जाता है और कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो इस पूरे चित्र को ध्यान से देख लीजिए और इसको बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है, तो जल होता है H2O। जब इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसका संतुलित समीकरण ये रहा, 2H2O विद्युत अपघटन 2H2 प्लस O2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। दोस्तों इसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रखा आपकी बुक में, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है और कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो भौतिक परिवर्तन में देखिए, सबसे पहले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म जैसे रंग, आकार, अवस्था आदि में परिवर्तन आ जाता है तथा नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो रंग तो आप जानते ही हो, आकार आप सभी जानते हो, अवस्था में आप जानते हो कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो लोहे को जब गर्म करते हैं तो लोहे को गर्म करने के बाद उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा है आकार, बर्फ जो जब वे पानी से बर्फ बनाते हैं तो पानी का आकार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और बर्फ से जब पानी बनाते हैं तो आकार भी बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद अवस्था में देखिए, जो बर्फ होती है उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो वो पिघल जाती है और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इस तरीके से जिनमें पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पहले जैसा पदार्थ ही होता है, केवल रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन आता है, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई पदार्थ है तो उससे कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है जिसके गुणधर्म पहले वाले से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसको कहेंगे हमें रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद दूसरा अंतर है हमारे पास, इसमें पदार्थों को पहले जैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें जैसे हम लोहे को गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा और लाल होने के बाद वापस क्या हो जाएगा, ठंडा होने पर पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बर्फ से पानी बनाएंगे तो पानी से वापस बर्फ को बनाया जा सकता है कि नहीं, तो इसको पहले जैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ को पहले जैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और उत्क्रमणीय का मतलब होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बन जाना और वापस उस दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ का बन जाना ही क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। जबकि अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बन जाना और दूसरे पदार्थ से पहले जैसा पदार्थ वापस हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का चौक का घिसना। चौक का बुरादा जो होता है उसमें वापस पानी मिलाकर उसको पहली जैसी शेप दी जा सकती है, आपका चौक तैयार हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बर्फ का जमना, लोहे का गर्म होकर लाल होना। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में देखिए, भोजन का पाचन होना, भोजन पच जाने के बाद वापस पहले जैसा भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गए, बहुत सारे एंजाइम मिल गए, एसिड मिल गया। फलों का सड़ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का होना, कोयले का जलना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। परिभाषा बहुत सारी दी हुई है आपके चैप्टर में, तो परिभाषाओं में से काफी परिभाषा हर साल पूछी जाती है, एक ना एक परिभाषा तो एग्जाम में जरूर आती है। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका नाम ही क्या है, संयोजन। सम प्लस योजन, यानी कि योजन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ेंगे किसको, अभिकारकों को। तो जब अभिकारक जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों आपकी बुक में कुछ क्या दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, वो आप सभी को याद रखनी है। डायरेक्ट अभिक्रिया भी पूछी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO
और जल का होता है H2O। इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी अभिक्रिया भी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आप सभी को याद रखनी है। इसके बाद देखिए कार्बन के दहन की अभिक्रिया। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी दहन आएगा वहां पर ऑक्सीजन जरूर आएगी। कार्बन को कहते हैं C और दहन को क्या कहते हैं, दहन में गैस आती है ऑक्सीजन। तो इसकी अभिक्रिया हो जाएगी C+O2 यानी कि CO2। जब भी दो पदार्थ मिलकर एक बना रहे हैं तो समझ लेना वहां पर क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद जल के निर्माण की अभिक्रिया 2H2+O2, ये भी क्या है 2H2, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, और जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है तो उसको क्या कहेंगे, हम वियोजन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी तीन तरीके की होती है। एक तो होती है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है तापीय वियोजन, और एक होती है प्रकाशीय वियोजन। सबसे पहली अभिक्रिया हमारे पास ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है जब कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में, जब कोई भी अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाए तो उसको कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें देखिए सबसे पहला एग्जांपल है 2FeSO4 फेरस सल्फेट का है। इसको जब ऊष्मा दी जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, अभिक्रिया कंप्लीट करने का भी देता है, और कभी कभी तो इसमें से पूछता है क्या कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी फेरस सल्फेट का अपघटन करने पर, कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, कौन कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो आपको जब ये पूरी अभिक्रिया याद हो जाएगी तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तापीय वियोजन, यानी कि ताप की उपस्थिति में जब कोई भी अभिक्रिया, कोई भी अभिकारक टूट जाता है तो उसको कहेंगे तापीय वियोजन। ठीक है, अभी हाल ही में 2024 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो PbNO3 का होल्टोइज इसको कहते हैं हम लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि लेड नाइट्रेट के वियोजन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसमें दो तरीके की गैस बनती है, एक तो बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बनती है ऑक्सीजन। तो आपको यह अभिक्रिया याद रखनी है। लेड नाइट्रेट अपघटन से इसके वियोजन से क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है तो इसको प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस में बदल जाएगा। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा विस्थापित, और विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से हटना। ठीक है, तो इसे भी इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन से होते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका धातु और अधातु का, तो वहां जाकर देखिए, वहां पे आपको सक्रियता श्रेणी मिलेगी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, सबसे ऊपर के जो तत्व होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, फिर उससे नीचे के कम, फिर उससे नीचे के कम, ऐसे ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगी तो आप आराम से पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए अब सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास फेरस सल्फेट की, फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ। तो फेरस क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो जिंक होता है ये कॉपर सल्फेट से क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसके यौगिक से हटा देगा और जो कॉपर होता है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। इसी तरह लेड की अभिक्रिया, लेड जो होता है ये भी
कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो लेड जब कॉपर को विस्थापित कर देगा तो इसके स्थान पर जुड़ जाएगा, और जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, लेड क्लोराइड। क्या बनेगा, लेड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशीलता को तत्व को जब हटा देता है उसके यौगिक से, तो क्या हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन। द्वि का मतलब होता है दो, विस्थापित मतलब हटना, यानी कि जब दो तत्व हट जाएंगे अब अलग अलग जगह से और एक्सचेंज हो जाएंगे तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे ये अभिक्रिया देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और इसमें जो सोडियम होता है वो बेरियम की जगह और बेरियम सोडियम की जगह आ जाता है। इस तरीके से अभिक्रिया हो जाती है, और इस अभिक्रिया में एक अविलेयशील जो पदार्थ यानी कि घुलता नहीं है पदार्थ, एक अविलेयशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं हम अवक्षेप। क्या कहते हैं हम उसको, अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सफेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होगा, और वो पदार्थ कौन सा है, बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है जो कि सफेद रंग का पदार्थ है, जो कि जल में अविलेय होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलिए, उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां भी आ जाए, उपचयन अभिक्रिया जहां भी आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, या फिर अगर ऑक्सीजन का योग नहीं होता है तो हाइड्रोजन की कमी होगी। इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन है वो देखिए, कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और आपने देखा हुआ कॉपर जो होता है, जब भी हम बाजार से बिल्कुल फ्रेश कॉपर लाते हैं तो वो चमकीला होता है ना, चमकीले लाल रंग की तरह होता है। और जब इसको कुछ दिन तक जल और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये धीरे धीरे भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है। और भूरा रंग क्यों बदल जाता है, भूरे काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। और ये काला रंग क्यों बनता है, कॉपर ऑक्साइड के कारण। ऊपर लिख रखा है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। और एक काला पदार्थ क्यों बना है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद है अपचयन अभिक्रिया, जो कि उपचयन अभिक्रिया की क्या है, अपोजिट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो योग होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसकी अभी इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो आप देखेंगे जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है वो हट जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी होना, ये क्या है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी जहां पर होगी वहां पर क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं कॉपर के साथ, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स जो है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसको क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर और हाइड्रोजन और कॉपर और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो हट जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होना
ये कौन सी अभिक्रिया, कौन सी परिभाषा में आता है, ये आता है अपचयन की में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका मतलब क्या है कि उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का योग जहां पर भी होगा वहां पर क्या होगा, उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों है। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक प्लस क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड और जल का निर्माण होता है और क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। इसके बाद देखिए आगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है एक तरीके से निष्कासन या ऊष्मा का निकलना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। आप अपने घरों में जो रसोई होती है उसमें गैस रखी होती है, उसमें गैस कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है। उसका सूत्र होता है CH4, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। जब उसको जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है, दहन की अभिक्रिया करती है। और जब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा की सहायता से हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, है ना। ऊर्जा जो होता है ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है एग्जाम में कि प्राकृतिक गैस की दहन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, कैसे, आप इसको समझाइए। तो देखिए दोस्तों, हम श्वसन लेते हैं उसमें गैस होती है ऑक्सीजन, और जब जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ब्रेड खा लो, चाहे आलू खा लो, चाहे चावल खा लो, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब भी हमें खाते हैं इनको, तो जब श्वास लेते हैं तो ये जो पदार्थ है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है, ये टूटते हैं। और टूटने पर क्या प्राप्त होता है हमको, टूटने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो जिसको हमें वापस श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जल की मात्रा हमारी बॉडी में रह जाती है और जो एनर्जी बनती है उसकी सहायता से हम सारे काम करते हैं। जितने भी उछलना कूदना पढ़ना दिमाग लगा के कोई काम करना, वो सभी किस में आते हैं, ऊर्जा की सहायता से होते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है और ऊष्मा और ऊर्जा क्या होती है, लगभग एक जैसी ही होती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है उसमें, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकल रही है इसलिए क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद शाक सब्जी या वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो भी सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं उनको यदि हम कचरा पात्र में डाल देते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब आप उसके पास जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और वायरस क्या करते हैं, रिएक्ट जब करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है तो जिस अभिक्रिया में हीट जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है संक्षारण की। तो संक्षारण की परिभाषा भी काफी बार पूछी जा चुकी है। जब कोई धातु नमी, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, अर्थात नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है।
और इस संक्षारण के कारण जो रेल होते हैं, रेल के पुल होते हैं, लोहे के जो सामान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आप सभी को याद में रखनी है। अब चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। सबसे पहली अभिक्रिया हमारे पास कोयले के दहन की अभिक्रिया, जो हमने पढ़ ली है, इसको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो जी क्या है, H2O को जल कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो आपको सभी सूत्र याद रखने, उनके नाम याद रखने, कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीथेन या प्राकृतिक गैस के दहन की रासायनिक अभिक्रिया अभी अभी ऊपर पढ़ी थी हमने। तो मीथेन को कहते हैं CH4, और दहन जहाँ पर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन आता है, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन जाएगा, और इसके साथ ऊर्जा भी आप जोड़ लेना। इसके बाद ग्लूकोज के विखंडन की रासायनिक अभिक्रिया, है ना, यहाँ पे या नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। तो क्या होती है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और विखंडन जब होता है तो हम क्या करते हैं, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जब लेते हैं तो अंदर भोजन का डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो क्या होता है, वहाँ पर वो हमारे श्वसन के द्वारा हम उसको निकाल लेते हैं, और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, 38 ATP। इसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको भी देख लीजिए फटाफट। Fe+, सबसे पहले क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहली रिएक्शन दे रही है Fe+H2 Fe3O4+H2। तो इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित समीकरण, तो हमको अभिक्रिया संतुलित करनी आती है, तो इसको संतुलित कर लेंगे अभिक्रिया को। और Fe के साथ जो भी संख्या काउंट होगी, जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा, वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज क्या है, राइट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन युक्त गैस कौन सी है दोस्तों, तो लेड नाइट्रेट का वियोजन आप सभी को याद रखना है। यह अभिक्रिया, इसमें बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, HCl का वियोजन होने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन बनती है। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर है क्लोराइड ऋणायन आ जाएगा। ठीक है, तो ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या है, क्लोराइड ऋणायन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निबंधात्मक क्वेश्चनों में देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, निबंधात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले जो आता था एक साथ ही कंबाइंड क्वेश्चन आता था, उसमें बहुत बड़ा आंसर लिखना होता था, लेकिन आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए हैं। इस तरीके से आप छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था C+O2 क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल, तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखना है। तो ये देखिए ये क्या है, संतुलित समीकरण 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 2। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस जल और Cu प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो ये क्या है, इसका संतुलित समीकरण है, इसको लिखना है। तो आपको सारी रिएक्शन याद करनी है, कोई भी रिएक्शन छोड़ के नहीं जानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो दोस्तों चित्र तो सारी बना के जाने हैं। ये क्या है, उपचयन को दर्शाने वाला चित्र है जो दे रखा है, और इनके नाम भी याद रख लेना, तो ये आप सभी को याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखिए, अथवा में जो क्वेश्चन आए, तो अपचयन की परिभाषा मैंने बता दी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको क्या कहते हैं, हमें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा,
आयरन आयरन को कहते हैं Fe, ठीक है। कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं। ये क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों को अभिक्रिया प्रदर्शन के लिए एक उपकरण और एक चित्र का बनाइए। तो चित्र जो है, लोहे की कील इस तरीके से डूबी हुई है दोस्तों। तो इसका चित्र याद रखना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। तो यदि आप सभी ये याद रख लेते हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही फायदा मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा आप सभी को। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा है और कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियोज में।